हाय एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक होंगे। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का मॉडल क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस का है। ये पहला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन कहता है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इससे पहले हम जानेंगे कि भारत में संविधान जो बनकर तैयार हुआ किस प्रकार तैयार हुआ। तो थोड़ा संविधान के बारे में जानते हैं। तो हम बात करते हैं कि संविधान सभा की पहली बार मांग किसने की थी। हम जानेंगे कि संविधान सभा की पहली बार मांग किसने की थी। तो पहली बार मांग किसने की थी? तो पहली बार मांग की थी एम.एन. रॉय ने। किसने की थी? एम.एन. रॉय ने की थी। कब की थी? तो 1935 में की थी। कब की थी? 1935 में की थी। लेकिन इसे आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा था? तो 1938 के बाद रखा। और वयस्क मताधिकार के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा। और ब्रिटिश सरकार ने इसे अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार किया। कब किया? 1940 में किया। और संविधान सभा की पहली बार मांग के साथ संविधान सभा की मांग के बाद पहली बार बैठक कब हुई थी? तो पहली बार हुई थी संविधान सभा की पहली बार बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसे बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगर इसके स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो स्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। अगर हम संविधान की ड्यूरेशन का बात करें कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। अगर हम खर्चा की बात करें कि संविधान को जो बनाया गया इसमें कितना खर्च हुआ था, तो लगभग कहा जाता है लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। अगर बात करें तो सदस्य ये कितने थे? लगभग 207 सदस्य थे। कितने थे? 207 सदस्य थे। अगर संविधान की और बात करें कि संविधान को भारत में जो
लिखा गया तो कितने देश के संविधान को पढ़ के लिखा गया था? कितने देश के संविधान को? 60 देशों के 7 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद भारतीय संविधान को बनाया गया था। भारतीय संविधान को बनाया गया था। एक बात, संविधान को बनाया गया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसका होगा संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इनके अन्य सदस्यों की बात करें, इसके अन्य सदस्यों की बात करें तो और कौन कौन थे? और अन्य सदस्यों की बात करें तो थे सादुल्ला, एक थे मोहम्मद सादुल्ला। अगर दूसरा नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर में कौन थे? डीपी खेतान। कौन थे? डीपी खेतान। कौन थे? डीपी खेतान थे। कौन थे? डीपी खेतान थे। नंबर की बात करें तो दूसरा में कौन थे? डीपी खेतान। कौन थे? डीपी खेतान। डीपी खेतान। अगर तीसरा की बात करें, तीसरा और सदस्य कौन थे? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी। अल्लादी कृष्ण स्वामी। कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी। कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी। अगर चौथा की बात करें तो चौथा सदस्य और कौन थे? चौथा थे के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी थे। कौन थे? के.एम. मुंशी। और पांचवा की बात करें तो पांचवा कौन थे? गोपाल स्वामी अय्यर। गोपाल स्वामी अय्यर। गोपाल स्वामी अय्यर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आप लोग आंसर कीजिए। संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो पहली बार कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इसका अध्यक्ष किनको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही बिहार का जनक कहा जाता है। बिहार का जनक भी कहा जाता है। बिहार का जनक भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बिहार को बंगाल से अलग होने की मांग रखी थी। थोड़ा बिहार के बारे में और जान लेते हैं यहीं पे। बिहार के बारे में तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में हुआ। कब हुआ? 1912 में हुआ था। 22 मार्च 1912 में हुआ था। 22 मार्च 1912 में हुआ था। दिल्ली दरबार लगा था, उसी समय हुआ था। दिल्ली दरबार 3 बार हुआ है। दिल्ली दरबार का हुआ है 3 बार हुआ है। तो 1911 में हुआ था, 1911 में हुआ था, दिसंबर 1911 में हुआ था। उसी समय बिहार बंगाल से अलग हुआ था। अगर हम बिहार के बारे में और जाने तो बिहार से जब बंगाल से बिहार अलग हुआ था तो बिहार में 3 राज्य थे। बिहार में 3 राज्य थे। कौन थे? एक बिहार, खुद बिहार, उसके बाद दूसरा नंबर पे उड़ीसा, तीसरा नंबर पे झारखंड। तीसरा नंबर क्या था? झारखंड। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? तो 1936 में अलग हुआ।
जब ये अलग हुआ तो बिहार और झारखंड बचा। अब फिर झारखंड कब अलग हुआ बिहार से? 2000 ईस्वी को फिर अलग हो गया, फिर 2000 ईस्वी से अलग किया। इस प्रकार बिहार का एक्स गर्लफ्रेंड उड़ीसा और झारखंड है। इस प्रकार बिहार का एक्स गर्लफ्रेंड कौन हुआ? बिहार का एक्स गर्लफ्रेंड कौन हुआ? बिहार का एक्स गर्लफ्रेंड हुआ बिहार और झारखंड, कौन हुआ? उड़ीसा और झारखंड हुआ। इन्होंने हमेशा समय समय पर धोखा देते रहा बिहार को। इस प्रकार सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार का जनक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो अगर हम बात करते हैं, जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय कितने थे संविधान सभा के कुल सदस्य? कितने थे? तो 389 थे। कितने थे? 389 थे। और चुनाव किस प्रकार हुआ था? तो हर प्रांत से 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि को चुनना था। हर प्रांत से 10 लाख जनसंख्या के आधार पर, 10 लाख जनसंख्या के आधार पर। जब देश आजाद हो गया तो कितना रह गया? 299 रह गया। कितना रह गया? 299 सीटें रह गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया कि संविधान सभा के अध्यक्ष स्थायी या अस्थायी की बात कर रहा है, लेकिन क्वेश्चंस को देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये स्थायी का बात करता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्थायी का ही बात कर रहा है क्वेश्चन को देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा नहीं है, ओनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो मतलब आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाया गया? तो 11 दिसंबर। कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? कौन सा वो पार्टी था, कौन सा वो दल था जिन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था? वो कौन था? मुस्लिम लीग। कौन था? मुस्लिम लीग था। और मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो ये इसकी स्थापना ढाका में 1906 में सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने किया था। सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने किया था। किसने किया था? आगा खान ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। और 22 भाग। कितने अनुच्छेद थे? 22 भाग और 8 अनुसूचियां। कितने? 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितने आर्टिकल है? वर्तमान में लगभग 500 पुरने वाला है। अब 25 भाग है। अभी वर्तमान में 25 भाग है। कितना भाग है? तो 25 भाग है। और अनुसूची कितना है? तो अनुसूची अभी 12 हो गई अनुसूची। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? लीजिए क्वेश्चन आ गया। कितने भाग है वर्तमान में? कितने भाग है वर्तमान में? तो 25 भाग है। कितने भाग है? तो 25 भाग है। 25 भाग है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के प्रस्ताव में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये समाजवादी शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? तो इसमें और 2 शब्द को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम
1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 1976 को जोड़ा गया था समाजवादी शब्द। इसके साथ साथ दो शब्द और जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। दूसरा शब्द क्या था? अखंडता। कौन था? अखंडता। कौन था? अखंडता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन है? तो पहला है सामाजिक न्याय। पहला क्या है? सामाजिक न्याय। पहला क्या है? सामाजिक न्याय। दूसरा क्या है? तो आर्थिक न्याय। दूसरा क्या है? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय। तीसरा क्या है? राजनीतिक न्याय। क्या है? राजनीतिक न्याय। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? यह बात किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? प्रोफेसर आइबर जेनिंग्स ने। किसने कहा था? प्रोफेसर आइबर जेनिंग ने कहा था। किसने कहा था? जेनिंग्स ने कहा था। प्रोफेसर आइबर जेनिंग्स ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करता है। चलिए हम इस कंफ्यूजन को थोड़ा हम दूर करते हैं। कंफ्यूजन को दूर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन एक्चुअल कहना क्या चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जब देश आजाद हो गया तो उस समय प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें स्वतंत्र भारत की, और यहाँ भारतीय अगर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर यहाँ पर भारतीय रहता, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय को गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये श्री राजगोपालाचारी हो जाता। क्या हो जाता? श्री राजगोपालाचारी हो जाता। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या है? आंसर नंबर बी होगा। आंसर नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। इसमें निहित है? जनता में निहित है। अच्छा हम संसद की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, तो संसद क्या है? संसद क्या है? संसद बात करें तो संसद तीन यूनिट मिलकर के संसद को बनाते हैं। 3 यूनिट, हम यूनिट के रूप में उसको जानते हैं। तो पहला यूनिट की बात करते हैं तो पहला है राज्यसभा। पहला क्या है? राज्यसभा। दूसरा क्या है? लोकसभा। दूसरा क्या है? लोकसभा। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तो राष्ट्रपति। क्या है? तो राष्ट्रपति है। क्या है? तो राष्ट्रपति है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो संसद के बारे में किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 79 में है। 79 में। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत इस संविधान की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? इस संविधान की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? हम लोगों ने शुरू में डिस्कशन किया था। कहाँ पे बैठक हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जब उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान का उद्घाटन अधिवेशन हो रहा था, उस समय इसका अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि उद्घाटन हो रहा था उस समय कौन था? तो उस समय कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है और किसने कहा था? किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? संवैधानिक विचारों के अधिकार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 32 में है। 32 में क्या है? किसने कहा था कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है? तो बी आर अम्बेडकर। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है। मौलिक अधिकार की थोड़ा बात करें तो इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि ये मौलिक अधिकार है क्या, मौलिक अधिकार है क्या, और हम लोगों ने किस देश के संविधान से हम लोगों ने इसे एडॉप्ट किया था, किसके संविधान से एडॉप्ट किया था। तो फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, मौलिक अधिकार, ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। आर्टिकल 12 से लेकर कितना है? 35 तक है। आर्टिकल 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करें तो इसे यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। और संविधान की जो भाषा है, संविधान की भाषा कहाँ से लिया गया है? भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगर इसके हम विचार की बात करें, इसका थॉट की बात करें तो विचार कहाँ से लिया गया है? विचार अमेरिका से ही लिया गया है, अमेरिका से ही लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है? इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। कर्तव्य के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो यह संविधान के भाग 4A में है। मौलिक कर्तव्य कितने? आर्टिकल 51 में है। आर्टिकल 51A में है। आर्टिकल 51A में है। कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य है। अगर बात करें कि मौलिक कर्तव्य, इस मौलिक कर्तव्य को कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा अपनाया गया था? तो इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, किस समिति के द्वारा? सवर्ण सिंह समिति के द्वारा, सवर्ण सिंह समिति के द्वारा इन्हें अपनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, खत्म किया गया है, उन्मूलन किया गया है? कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल कौन सा है? तो वो आर्टिकल है 17। आर्टिकल कौन सा है? 17। तो इसके बारे में और डिटेल से हम जानेंगे। अस्पृश्यता, संविधान के अस्पृश्यता के बारे में और जानेंगे। संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में ही, संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार के अधिकार दिया गया। 6 प्रकार के अधिकार दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार क्या है? स्वतंत्रता का। पहला प्रकार है समानता का अधिकार। पहला क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से, कौन कौन सा आर्टिकल है इसमें? 19 से लेकर के 22 तक है। 19 से लेकर के 22 तक है। अगर दूसरा की बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल कहाँ से कहाँ है? 23 से लेकर के 24 तक। 23 से लेकर के 24 तक। 23 से लेकर 24 तक। तो 23 आर्टिकल क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को आप बेच नहीं सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप बेच नहीं सकते हैं, यानी मानव दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 24 कहता है किसी भी बालक का जिसकी उम्र
45 वर्ष से कम हुई है उसको आप किसी भी कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं। इसी के तहत आर्टिकल 24 के तहत कोई भी पुलिस 15 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखाने में काम करने से रोकती है। तो और तीसरा अधिकार कौन सा है? तीसरा अधिकार है पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा अधिकार कौन सा है? चौथा कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है। और आगे की बात करें तो और कौन सा अधिकार हमें संविधान दिया है? छठा की बात करें, छठा नहीं, पांचवा की बात करें तो पांचवा कहता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। क्या कहता है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कौन कौन सा आर्टिकल है? 29 से लेकर 30 तक। यही 29 के तहत कोई भी व्यक्ति, 29 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने 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 संस्था को खोल सकता है। अपने संस्था को खोल सकता है आर्टिकल 29 के तहत। इसी के तहत प्राइवेट स्कूल, मदरसा खोले जाते हैं आर्टिकल 29 के तहत। अगला मूल अधिकार की बात करें तो अगला मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। ये आर्टिकल के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। मूल अधिकार से हटा दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे आर्टिकल 300A में रखा गया। आर्टिकल 300A में रखा गया है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 19 जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अगर अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 का 2 खंड है। अनुच्छेद 19 का 2 खंड है। एक खंड कहता है कि हाँ तुम बोलो और दूसरा खंड कहता है कि नहीं तुम इस तरह मत बोलो। पहला खंड क्या कहता है कि तुम बोलो और दूसरा खंड कहता है कि तुम इस तरह मत बोलो। अर्थात तुम बोलो लेकिन सही बात बोलो, गलत बात मत बोलो। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो भी बात बोल रहे हैं, आप जो भी स्पीच दे रहे हैं, जो भी बात लिख रहे हैं वो तार्किक होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? तार्किक होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? तार्किक होना चाहिए। तो आर्टिकल 19 नंबर 1, आर्टिकल 19 खंड ए बोलने का अधिकार देता है। ये क्या कहता है? आर्टिकल में कहता है, ये क्या कहता है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, बोलने का इजाजत देता है। यहीं पर आर्टिकल, यहीं पर प्रतिबंध के बारे में हम बाद में बात करेंगे। दूसरा कहता है आर्टिकल 19 खंड 2 क्या कहता है? आर्टिकल खंड 2 कहता है कि शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं। शांतिपूर्ण और बिना हथियार के, किसके? बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सभा कर सकते हैं।
नंबर 3, आर्टिकल 19 खंड 3 क्या कहता है? आप सभा कर सकते हैं। और 3 कहता है कि आप संगठन बना सकते हैं। आप क्या बना सकते हैं? संगठन बना सकते हैं। आप क्या बना सकते हैं? संगठन बना कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 19 4 क्या कहता है? आर्टिकल 19 खंड 4 क्या कहता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, यानी भ्रमण कर सकते हैं। आप पूरे देश के अंदर भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आर्टिकल 19 खंड 5 आर्टिकल 19 खंड 5 क्या कहता है कि आप निवास कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? निवास, यानी आप कहीं बस सकते हैं। जमीन लेकर के आप बस सकते हैं। ससुराल में जाके बस सकते हैं, मायके में जाके बस सकते हैं, कहीं भी जाके बस सकते हैं। आर्टिकल 19 खंड 6 क्या कहता है कि जब बसिए गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं? अपना जिंदगी गुजर बसर करने के लिए व्यापार कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी काम धंधा कर सकते हैं। इस प्रकार आर्टिकल 19 खंड आर्टिकल 19 खंड 2 आर्टिकल 19 खंड 2 उपखंड ए क्या कहता है? ये कहता है कि आप जो भी बात बोल रहे हैं वो तार्किक होना चाहिए। किसी दूसरे को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 19 खंड 2 उपखंड बी कहता है कि आप संगठन बनाइए, आप सभा बनाइए, लेकिन आप हथियार के बिना बनाइए। इस प्रकार ये हर बात के लिए रोकता है। कहने का मतलब एक तरफ कहता है कि तुम करो और एक तरफ कहता है तुम मत करो। कहने का मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार तार्किक तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, किसको हटा दिया गया है? हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अच्छा, क्यों हटाया गया है संपत्ति के अधिकार को? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मान के चलिए ये मेरा घर है। क्या है? ये यहाँ पे मेरा घर है, ठीक है, और इधर से एक सड़क बन रही है, जो सार्वजनिक सड़क बन रही है, और इस रोड को बनाना सरकार को बहुत ही जरूरी है। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता जो है आपके घर से होकर के निकलना भी जरूरी है। तो सरकार क्या करेगी? आपके घर के समेत और ये जमीन को मार्केट से 3 गुना 4 गुना अधिक मुनाफे पर आपको रुपए देगी। इस प्रकार संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया। अगर संपत्ति के अधिकार को नहीं हटाता तो आप आर्टिकल 32 के तहत कहाँ पे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14 में दिया गया। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 14 में दिया गया। अनुच्छेद 14 दो तरह की बात करता है। पहला बात करता है कानून के समक्ष समानता। क्या बात करता है? कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या है? इसका हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान के चलिए कि मेरे पास 100 रुपए है। मेरे पास क्या है? 100 रुपए है, और मुझे ये 100 रुपए 5 लोगों को देना है। कितने लोगों को देना है? 5 लोगों को देना या बांटना है, जो भी समझिए, देना है। तो हम क्या करेंगे? इस 5 लोगों को 20-20 रुपए देंगे। क्या देंगे? 20-20 रुपए देंगे। चाहे वो अमीर व्यक्ति है या गरीब व्यक्ति, सबको 20-20 रुपए देंगे। तो इसको कहता है
कानून के समक्ष समानता, ये एक नकारात्मक है। ये क्या है? एक नकारात्मक कॉन्सेप्ट है। क्या है? एक नकारात्मक कॉन्सेप्ट इसको माना जाता है। क्या माना जाता है? नकारात्मक कॉन्सेप्ट माना जाता है, जो ब्रिटेन से लिया गया, जो ब्रिटेन से लिया गया है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है विधि के समान संरक्षण। दूसरा क्या कहता है? विधि के समान संरक्षण। दूसरा कहता है विधि के समान समान संरक्षण। इसका मतलब क्या कहता है? इसका मतलब क्या हुआ? विधि के समान संरक्षण। इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पर ही समझेंगे। वही 100 रुपये उठाएंगे। ये 100 रुपये हमारे पास है, ठीक है, और इस 100 रुपये को हम 5 लोगों में बांटा, हमें बांटना है। 5 लोगों में हमें बांटना है। तो हम पहले 20-20 रुपये दिए थे, पहले 20-20 रुपये दिए थे। उसको विधि के समक्ष समानता कहा जाता है। अब 100 रुपये को अब हम क्या करेंगे? ये 5 व्यक्ति जो है, तो किसी को 20 रुपये देंगे, किसी को 20 रुपये देंगे, किसी को 30 रुपये देंगे, किसी को 40 देंगे, तो किसी को 50 देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 100 रुपये जो है मेरे पास, हम परिस्थिति उसके अनुसार हम देंगे, उसके डिमांड, उसके मांग के अनुसार देंगे, उसके हालात को देखते हुए देंगे। जिसको जितनी जरूरत होगी उतनी दी जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर गरीब है, बहुत ही ज्यादा गरीब है, तो उसको हम 30 रुपये दे देंगे, और थोड़ा अमीर है उसको 5 रुपये दे देंगे, और थोड़ा उससे भी अमीर है उसको 2 रुपये देंगे, और उससे थोड़ा ज्यादा गरीब है उसे 15 रुपये देंगे। इस तरह हम देंगे। तो विधि के समक्ष समानता एक सकारात्मक कॉन्सेप्ट है। क्या? सकारात्मक कॉन्सेप्ट है, जो यूएसए से लिया गया। किसे लिया? अमेरिका से लिया गया है। चलिए, तो आर्टिकल 14 इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि अगर सरकारी 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 एग्जाम से हो, सरकारी एग्जाम से हो, सभी के साथ, इन सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आर्टिकल सरकारी एग्जाम के बारे में कहता है। और आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है आप किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी, इसको हटा के बढ़िया से कहते हैं, कहता है आप किसी भी व्यक्ति के साथ, आप किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। भेदभाव नहीं कर सकते हैं। भेदभाव नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि संपत्ति के अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो संपत्ति का जो अधिकार है ये किस वर्ग में आता है? तो किस वर्ग में आता है? हम लोग को अभी तो मालूम चला कि संपत्ति का अधिकार जो है, तो पहले तो ये मौलिक अधिकार था, यानी फंडामेंटल ड्यूटी था। क्या था? फंडामेंटल राइट था। ये क्या था? पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब क्या था? अब विधिक अधिकार हो गया। क्या हुआ? विधिक अधिकार हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानते हैं, जिसे डीपीएसपी भी कहा जाता है। इसे डीपीएसपी भी कहा जाता है। यह संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में है। डीपीएसपी को कहा जाता है सरकार को दिशा दिखाने वाला यंत्र है। दिशा दिखाने वाला यंत्र है। अर्थात सरकार कोई भी काम करेगी वो जनता के कल्याण के लिए करेगी। किसके लिए करेगी? जनता के कल्याण के लिए करेगी। किसके लिए करेगी? जनता के कल्याण के लिए करेगी। ये डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में ही ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है। ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है। आर्टिकल 39 के तहत कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39 के तहत कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है
मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रीट जारी कर सकता है? कौन जारी रीट कर सकते हैं? तो कौन कर सकता है? तो हम लोगों ने जाना सर्वोच्च न्यायालय। कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो कौन करेगा? संसद करेगा। कौन करेगी? संसद करेगी। आर्टिकल 368 के तहत। इसके तहत आर्टिकल 368 के तहत। लेकिन आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि संसद मूल अधिकार में संशोधन तो करेगी, मूल अधिकार में संशोधन तो करेगी, लेकिन बुनियादी ढांचे में संशोधन नहीं करेगी। बुनियादी ढांचे में संशोधन नहीं करेगी। बुनियादी ढांचे में संशोधन नहीं करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? इस कहने का मतलब इस संविधान संशोधन को कौन सा संविधान संशोधन है जिसे छोटा संविधान कहा जाता है? इसको कहा जाता है तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को कहा जाता है। क्योंकि इसी संशोधन में बहुत तरह के संशोधन किया गया था। बहुत विषयों पर संशोधन किया गया था। इसीलिए इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। 26 नंबर कहता है, जो क्वेश्चन आ गया, संबित कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो आर्टिकल 368 करता है। कौन करता है? आर्टिकल 368 कहता है। चलिए इस प्रकार आज का 25 क्वेश्चन हम लोगों ने 25 क्वेश्चनों का तोड़ मरोड़ व्याख्या किया। चलिए बाय बाय, थैंक यू। अगले क्लास में फिर मिलते हैं।